हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड सेकंड के पार्ट 2 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हमें ताइवान अपने घर में दिखाया जाता है, जहां वो दादी की ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां दादी की तबीयत अचानक ही खराब होने लगती है। और जहां ये बात जब सारपाई को पता चलती है तो वो सुबह तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाती है। जब वो हॉस्पिटल आती है तो उसको दिखता है कि ताइवान दादी को लेके कहीं जा रहा है, जिसमें वो उसे रोकते हुए पूछती है कि तुम दादी को लेके कहाँ जा रहे हो। जिसमें उसकी दादी बताती है कि ये मेरी ट्रीटमेंट के लिए मुझे लेके जा रहा है क्योंकि तुमने पैसे कमाए हैं। जिसमें सरपाई कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कोई पैसे नहीं कमाए। जिसमें उसकी दादी ताइवान और सरपाई को देखती है और वो सरपाई से अकेले में मिलने की बात करती है। जब वो अकेले में सरपाई से बात करती है तो वो उससे सब चीजें पूछती है। जिसमें सरपाई बताती है कि उसने मुझे एक जॉब ऑफर की है जो कि बॉडीगार्ड बनने की है, क्योंकि उसकी बहन और जीजाजी मर गए हैं और अब वो और उसका नेफ्यू रहता है। जिसमें उसकी दादी कहती है कि ताइवान एक अच्छा लड़का है, वरना किसी बुढ़िया की हेल्प करने कोई क्यों आएगा, और वो हमारी पैसों में भी हेल्प कर रहा है। एक अच्छे बॉस के साथ काम करना काफी अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कि तभी ताइवान वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या सोचा। जिसमें तारपाई उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन वो अपनी शर्तें सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें दादी के ऑपरेशन के पैसे अभी ही देने होंगे और अगली बार से मेरी फैमिली, मेरे और मेरे फ्रेंड्स तक के मेडिकल बिल तुम्हें पे करने होंगे। जो बात सुन के दादी को भी काफी शौक लगता है। जिसमें ताइवान कहता है कि क्या फ्रेंड्स के भी। जिसमें सरपाई हाँ कहती है। और जब वो अपनी सैलरी की बात फिर से करती है तो वो सुन के दादी भी काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम इतने पैसे क्यों मांग रही हो। जिसमें सरपाई उन्हें चुप होने का इशारा करती है और वो डील करने की बात करती है। ताइवान उससे डील कर लेता है, लेकिन जब ताइवान अपनी शर्त रखता है तो सरपाई शॉक हो जाती है। वो कहता है कि पहले तुम्हें सिर्फ 80,000 बाट्स मिलेंगे और तुम ऐसे अचानक नौकरी नहीं छोड़ सकती, और अगर तुम हम दोनों को प्रोटेक्ट करने में फेल हुई तो हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसी दिन खत्म हो जाएगा और तुम्हें उसका फाइन भी पे करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारी सैलरी के डबल होगा। ये बात सुन के सरपाई काफी शॉक होती है, लेकिन दादी इन सब चीजों के लिए तुरंत ही हाँ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी डील फाइनल कर देते हैं। फिर हमें भाई के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रसिन सरपाई को लेके आता है क्योंकि आज उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। जिसमें सरपाई उसका ऑफिस देख के तो पहले काफी शॉक हो जाती है। रसिन सरपाई को कहता है कि दादी को ऑपरेशन हो गया है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और घर भी आ जाएंगी, तो हमें आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। जिसमें सरपाई मान जाती है और जैसे ही वो बैठने वाली होती है कि तभी रसिन कहता है कि तुम बैठ नहीं सकती जब तक तुम्हें सर ने बैठने के लिए नहीं बोला। ये बात सुन के सरपाई के फेस के एक्सप्रेशन तो काफी वियर्ड होते हैं और वो रसिन को कहती है कि उस दिन तो तुम मुझसे काफी अच्छे से बात कर रहे थे और आज ऐसे बातें कर रहे हो। जिसमें रसिन कहता है कि तुम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हें रूल जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें सरपाई ताइवान की तरफ देखने लगती है तो ताइवान रसिन को कहता है कि उसे बैठने दो। जिसमें रसिन उसे बैठने के लिए कह देता है, लेकिन सरपाई नहीं बैठती और कहती है कि अभी तो तुमने बोला जब तक बॉस ना कहे तब तक मैं बैठ नहीं सकती, तो ये तो तुमने मुझे ऑर्डर दिया है, बॉस ने तो अभी दिया ही नहीं। जिसमें ताइवान उसके पास आके उसे कहता है कि बैठ जाओ। उसके बाद रसिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता है और दोनों को साइन करने के लिए बोलता है। ताइवान उससे उसकी एज पूछता है, जिसमें सरपाई कहती है कि वो 25 साल की है। तो रसिन कहता है कि इस साल 25 साल की हो। जिसमें सरपाई फिर से उन्हें उल्टे जवाब देने लगती है। वो कहती है कि हाँ, इस साल 25 की हूँ, अगले साल 26 की हो जाऊंगी और इससे एक साल पहले 24 की थी। 21 साल की उम्र जाननी है। उसके ऐसे जवाब सुन के तो वो दोनों काफी शॉक होते हैं। रसिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है। जिसमें वो कहती है कि हाँ, मुझे सब चीजें ड्राइव करनी आती है। तो रसिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम ट्रक पे ड्राइव कर सकती हो। जिसमें सरपाई उसका ही मजाक उड़ा देती है और कहती है कि अगर तुम ला सकते हो तो मैं ड्राइव कर दूंगी। जिसके बाद वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ताइवान बार बार सरपाई को ही देख रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब सरपाई वहाँ से जाने लगती है तो ताइवान उसे अपनी पुरानी कार की कीज देता है ताकि वो इजिली ट्रेवल कर पाए। जिसमें सरपाई पहले तो मना कर देती है, लेकिन ताइवान उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पास आने में लेट हो गया तो ऐसे कैसे चलेगा, इसलिए तुम्हें मैं अपनी पुरानी कार दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे पास जल्दी आ पाओ। और सरपाई उससे कार लेने के लिए मान जाती है, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही होती है तो भी वो अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद रसिन ताइवान को देखता है और उसके पास आके कहता है कि मुझे भी सुबह आने में बहुत तकलीफ होती है, मैं भी टैक्सी से आता हूँ। जिसमें ताइवान
उससे कहता है कि तुम जाके काम करो। जब सारपाई ताइवान की कार में बैठ के उसका फ्रंट मिरर देखती है तो उससे उसको एक फोटो मिलती है जो कि ताइवान और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेम की होती है। उसको देख सारपाई सोचती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है या एक्स गर्लफ्रेंड। बाद में वो उसकी फोटो वहीं रख देती है और सीधा अपनी दादी के पास हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ उसकी दादी उससे कहती है कि तुमने अभी काम करना शुरू भी नहीं किया और ताइवान ने तुम्हें कार दे दी, वो कितना अच्छा है। जिसमें सारपाई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने कार मुझे इसलिए दी है ताकि मैं उसके पास जल्दी पहुंचूं काम करने के लिए। उसकी दादी कहती है कि तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे तो तुम काफी स्ट्रांग हो, बचपन में जब तुम्हें बच्चे बुली किया करते थे तो तुम अकेले लड़ लेती थी। जिसमें सारपाई कहती है कि आपको मेरे बचपन की बात अभी भी याद है। आगे उसकी दादी कहती है लेकिन तुम्हें अब थोड़ा ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि ताइवान के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, जिसका असर तुम पे भी होगा। जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले का सीन दिखाया जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पुलिस वाले का नाम वाई माई है, लेकिन आगे से हम इसको वाई ही बोलेंगे। तो वाई ताइवान की सिस्टर के केस के बारे में ही सोच रहा होता है और उसको ऐसे लगता है कि ये सब किसी क्लोज बंदे ने ही किया है कि तभी वहाँ जूनियर पुलिस वाला भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि केस के सिलसिले में 2 लोग की इन्वेस्टिगेशन होने के लिए आई है और वो 2 लोग एक ताइवान के जीजाजी की सेक्रेटरी होती है और एक उनकी हाउस हेल्पर होती है। जिसमें जब वाई उनसे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ तो उसकी हेल्पर कहती है कि जैन के एक्सीडेंट से एक दिन पहले ही ताइवान और उसकी बहन के बीच में काफी लड़ाई हुई थी और ताइवान ने उसको धक्का भी दिया था। ये सब पैसों के चक्कर में हुआ था, लेकिन उसको देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसे पसीने आ रहे होते हैं और ये बात वाई भी नोटिस कर लेता है। और जब वो उनसे ये कहता है कि लेकिन मैंने ताइवान के बारे में सुना है कि वो काफी शांत बंदा है, तो उसके जीजाजी की सेक्रेटरी चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों से ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को मार ही देगा और वो ताइवान के खिलाफ उसको काफी सबूत देने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो दोनों वहां से चली जाती है तो वाई अपने जूनियर पुलिस वाले को कहता है कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं क्योंकि उस हाउस हेल्पर को इतनी सर्दी में भी पसीना आ रहा था और उस सेक्रेटरी ने भी एक बार भी कुछ भी बोलने से पहले हिचकिचाया नहीं और अपनी बात जानबूझ के इतनी साफ तरीके से बोल दी। जिसके बाद उसका जूनियर पुलिस वाला कहता है कि इसका मतलब हमारा आज का दिन पूरा खराब हो गया, हमें कुछ भी हिंट नहीं मिला। जिसमें वाई कहता है कि एक चीज का हिंट हमें जरूर मिला है और वो ये कि कोई ताइवान को फ्रेम करना चाहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यॉर्ज उस सेक्रेटरी के साथ होता है और हमें पता चलता है कि यॉर्ज उसके साथ अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा है और वो उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया आज, ताइवान को फंसा के अब जल्दी ही पुलिस उसे पकड़ लेगी, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। जिसमें वो उससे पूछती है कि हम दोनों साथ रहना कब स्टार्ट करेंगे, तो वो कहता है तुम बस वेट करो और तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आने लगता है। वो फोन उठाता है तो पहले तो वो उस पर गुस्सा करती है कि उसने इतना फोन लेट क्यों उठाया। जिसमें वो उसे कहता है कि मैंने आज किसी को ताइवान को फ्रेम करने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा था और हमारा काम हो गया। ये बात सुन के उसका गुस्सा शांत हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारपाई ताइवान के घर के आगे होती है और बस वो अपना फर्स्ट दिन स्टार्ट करने जाने ही वाली होती है, लेकिन वो काफी नर्वस होती है, इसलिए वो उसके घर के बाहर खड़े होके लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अपना स्ट्रेस दूर करने लगती है। उसके स्ट्रेस दूर करने का तरीका काफी अजीब था और वो सब ऊपर से अपनी खिड़की से ताइवान भी देख रहा होता है और वो ये सब देखकर हंसने लगता है। जब सारपाई उसके घर के अंदर आती है तो वो घर खाली देख काफी हैरान होती है। वो सबको आवाज मारती है लेकिन कोई भी नहीं आता। तभी उसका नेफ्यू सारपाई के पीछे से आके उसको डराने लगता है, लेकिन सारपाई उल्टा उसे ही डरा देती है और वो दोनों साथ में मस्ती करने लगते हैं। इतने में ही उसके नेफ्यू की केयर टेकर आ जाती है और ताइवान भी आ जाता है। ताइवान जब उनको आवाज मारता है तो सारपाई उसे देख एकदम सीधी खड़ी हो जाती है और वो अपने नेफ्यू से कहता है कि तुम स्कूल जाओ। जब वो अपने नेफ्यू को बाहर गेट पे छोड़ने आने ही वाले होते हैं कि तभी उनको पता चलता है कि उनके यहाँ पुलिस आई भी है। और जब वो बाहर जाते हैं तो सारपाई वाई को देख उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसमें वाई उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वाई ताइवान से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। जिसमें ताइवान कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मुझे शक है
कि तुम्हारी बहन और जीजा जी का किसी ने मर्डर किया है, जिसमें ताइवान कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ। ये बात सुन के उसका नेफ्यू भी पुलिस वाले को बताने लगता है कि उसके अंकल ने कुछ भी नहीं किया, जिसमें ताइवान अपने नेफ्यू को समझा के स्कूल भेजाने लगता है। तो सारपाई भी उसके नेफ्यू को समझाने में उसकी मदद करने लगती है और वो उसके नेफ्यू को समझाते हुए वाई को ये बता देती है कि वो उसके अंकल की बॉडीगार्ड है। जो सुन के वाई काफी हैरान होता है, लेकिन फिर उसका नेफ्यू स्कूल चला जाता है और ताइवान पुलिस वाले के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड का पार्ट सेकंड भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है और ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।